हेलो दोस्तों, आज है हमारी 1 नवंबर। तो आज के हम करंट अफेयर लेकर आए हैं आपके लिए। और आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे कुल 15 हैं। और इन्हीं 15 में से मेन क्वेश्चन आएंगे आपके अदर जितने भी लेवल के एग्जाम होंगे, चाहे वो बी लेवल के हों चाहे वो सी लेवल के हों। ठीक है, तो आज के 15 करंट अफेयर क्वेश्चन हमको जल्दी से रीड कर लेते हैं। गुजरात की प्रथम विरासत ट्रेन किसने उद्घाटन किया है? गुजरात में प्रथम विरासत ट्रेन चलाई गई है। ठीक है, उसका उद्घाटन किसने किया है? ओके। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आईएमएफ ने विश्व की विकास दर 3% से घटाकर कितने परसेंट कर दी है? विश्व की विकास दर का आकलन जो करता है वो आईएमएफ करता है। और अभी हाल में आईएमएफ ने 2024 के लिए अपनी विकास दर को, विश्व की विकास दर को हटाकर, ग्रोथ रेट को घटाकर कितना कर दिया है? तीसरा क्वेश्चन है, अगरतला अखौर रेलवे प्रोजेक्ट भारत और किस देश के बीच में शुरू किया गया है? अगरतला और अखौर रेलवे प्रोजेक्ट अभी शुरू किया गया है, वो किन दो देशों के बीच में शुरू किया गया है? ठीक है। चौथा, विश्व देश संकल्प यात्रा कब से शुरू हो रही है? भारत ने एक यात्रा शुरू कर रहा है जिसे विश्व देश संकल्प यात्रा कहा गया है। ठीक है, ये एक अवेयरनेस स्कीम प्रोग्राम है। ठीक है, ये कब से शुरू की जा रही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में, देश का प्रथम राज्य ऐसा कौन सा है जिसने प्रत्येक जिले में हॉलमार्क सेंटर स्थापित कर दिए हैं? ऐसा कौन सा देश का राज्य है जिसमें प्रत्येक अपने जिलों में हॉलमार्क सेंटर, जो गोल्ड स्टैंडर्ड सेंटर, जो गोल्ड को उनको मेजरमेंट करने के लिए, उनकी अथॉरिटी को जानने के लिए जो हॉलमार्क दिए जाते हैं, उनको उनके लिए सेंटर होता है, उनको स्थापित करने वाला प्रत्येक जिले में ऐसा कौन सा देश बन गया है? ठीक है। नेक्स्ट है 2023 का प्रतिष्ठित बेलन डी अवार्ड। ये फुटबॉल का अवार्ड है, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित अवार्ड है। ठीक है, तो ये 2023 का बेलन डी अवार्ड किस व्यक्ति को दिया गया है? नेक्स्ट है, चाइना ने श्रीलंका अपना अनुसंधान पोत भेजा है, इसका क्या नाम है? अभी भारत के आपत्ति के बावजूद चाइना ने श्रीलंका में अपना एक अनुसंधान पोर्ट भेजा है, इसका क्या नाम है? इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम अक्सर एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, या फिर आपका जो प्रकरण दिवस कब मनाया जाता है? ओके, तो ये अलग अलग दिवस होते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेन जो होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसमें राष्ट्रीय एकता दिवस बहुत ज्यादा अति महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा, किसने 20 किलोमीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? अभी हाल में ही गोवा में 37वां राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। ठीक है, उसमें हाल में एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है 20 किलोमीटर की दौड़ में। उसके अलावा 110 मीटर की दौड़ में भी एक पुरुष के द्वारा नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है, तो आपको पता होना चाहिए वो किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। 200 क्वेश्चन है हमारा, फर्म फेयरवर्क इंडिया रिपोर्ट 2030 किसने जारी की है? तो जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें फेयरवर्क यानी कि जो साफ सुथरा और अच्छा जो कार्य होता है, उसमें एक रैंकिंग, इंडिया में रैंकिंग जारी की जाती है, किसके द्वारा जारी की जाती है तथा इसमें टॉप किसने किया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है उत्तराखंड, जिसे हम यूके बोलते हैं। उत्तराखंड में द हंगर प्रोजेक्ट किसी सहायता से चालू किया जा रहा है? उत्तराखंड जो कि हमारा एक राज्य है, हिमालय राज्य है, उसमें एक प्रोजेक्ट चालू किया जा रहा है, द हंगर प्रोजेक्ट। हंगर प्रोजेक्ट ये किस देश के द्वारा सहायता से चालू किया जा रहा है? ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मेरा होंगचुकबा त्योहार किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो मेरा होंगचुकबा एक त्योहार है जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जा रहा है ये हम जानेंगे। नेक्स्ट है, अपोलो 17 से प्राप्त मृदा नमूने से प्राप्त जानकारी में चांद की आयु कितनी अधिक बताई गई है? देखो, अपोलो 17 एक यान था, स्पेसशिप था। ठीक है, वो क्या था? वो एक शिप था जो कि चांद पर व्यक्ति को लेके गया था। ठीक है, वहां से कुछ नमूनों को भी लेके आया था साथ में। तो उनके आधार पर चांद की आयु को अब अधिक बताया गया है, जो कि पहले हमारी चांद की आयु थी उससे अधिक बताया गया। तो ये जानेंगे चांद की आयु कितनी थी, चांद की आयु को कितना अधिक बताया गया तथा अपोलो 17 के क्या इंपोर्टेंस है यहाँ पर, प्रथम व्यक्ति कौन था चांद में आने वाला, अंतिम व्यक्ति कौन था चांद में आने वाला। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, जो हमूम चक्रवात है अभी हाल में कहाँ पर आया है? हमूम चक्रवात हमारा जो है वो अभी हाल में आया है, कि 28 अक्टूबर की बात है। 28 अक्टूबर 27 अक्टूबर हमूम चक्रवात हमारे जो
प्रकट हुआ है, तो हमको पता होना चाहिए कहाँ हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा चक्रवात किसे कहते हैं, प्रति चक्रवात किसे कहते हैं, और ये कहाँ पर आते हैं, चक्रवात को निर्माण के लिए जो आवश्यक दशाएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं, ये सब हम जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, लास्ट क्वेश्चन होगा, सतर्कता सप्ताह विजिलेंस वीक 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया है। तो सतर्कता सप्ताह जो उसको ऑर्गेनाइज करता है वो CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन करता है। तो हमें पता होना चाहिए जो सतर्कता सप्ताह अक्सर क्वेश्चन आता है कि सतर्कता सप्ताह अभी हाल में कब ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो सतर्कता सप्ताह का जो करता है वो CVC करता है। CVC के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे, CVC क्या है, CVC का गठन कौन करता है, CVC में कितने मेंबर होते हैं तथा इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज का प्रथम प्रश्न से हम। ओके दोस्तों, प्रथम प्रश्न हमारा, गुजरात की प्रथम विरासत ट्रेन किसके द्वारा शुरू की गई है, किसने इसका उद्घाटन किया है। जो गुजरात की प्रथम विरासत ट्रेन है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, ठीक है। कहाँ पर किया है, ये किया है केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। केवड़िया डिस्ट्रिक्ट की क्या इंपोर्टेंस है, केवड़िया डिस्ट्रिक्ट की इंपोर्टेंस है सर कि यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची स्टेच्यू प्रतिमा, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची स्टेच्यू स्थापित की गई है। कौन सी है, क्या नाम है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है। किससे संबंधित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित है। कितनी ऊंची है, विश्व की सबसे ऊंची है तो 182 मीटर ऊंची स्टेच्यू है ये, ठीक है। किससे संबंधित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल में क्या खास बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे जो ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, ठीक है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं तथा से और क्या कहते हैं, इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे आयरन मैन इसलिए कहलाते हैं, इन्होंने जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय 565 अलग अलग प्रकार की रियासतें थी, उनको भारत में सम्मिलित करने का जो मेन कार्य किया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसलिए इनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, ठीक है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी, ठीक है। इनके अलावा यदि हम बात करें तो ये यहाँ पर खत्म रहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित क्वेश्चन कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ पर है, ये हमारी केवड़िया डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, कितनी है, 182 मीटर ऊंची है। यहाँ पर कौन सी ट्रेन अभी अभी हाल में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई, इसे कहते हैं गुजरात की प्रथम विरासत ट्रेन, जो की केवड़िया डिस्ट्रिक्ट से अहमदाबाद के लिए जाएगी। अब जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सरदार की उपाधि किसने दी, वो बारदोली की महिलाओं ने बारदोली आंदोलन के द्वारा दी गई थी। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को किन नाम से जाना जाता है, इन्हें ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया तथा इसके अलावा आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आयरन मैन क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता के बाद जो 565 रियासतें थी उनको सम्मिलित कर भारत में मिलाने का कार्य किया था, इसलिए इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो सबसे ऊंचा, गुजरात में सबसे लंबा जो तट पाया, भारत में सबसे लंबा तट रेखा पाई जाती है वो गुजरात की पाई जाती है। गुजरात सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करता है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ठीक है। गुजरात में भारत का पहला जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था उसकी स्थापना गुजरात में ही की गई थी। क्या नाम था इसका, इसका नाम कांडला था। ये क्वेश्चन अभी हाल में कहाँ पर आया है, क्वेश्चन अभी हाल में जो बिहार का TRE एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या कौन सा है, मुंबई, कांडला, जवाहर पोर्ट, ये अलग अलग ऑप्शन थे, इसमें आंसर था कांडला जो गुजरात में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये आपका गुजरात संबंधी क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा गुजरात में और यदि हम बात करें तो यहाँ पर गिर फोरली पाए जाते हैं तथा इसमें एक विवाद पाया जाता है, इसमें एक चीज पाई जाती है सर क्रीक डिस्प्यूट। सर क्रीक डिस्प्यूट अक्सर क्वेश्चन में आता रहता है, सारे डिस्प्यूट पता है हमें, सर क्रीक डिस्प्यूट अक्सर नहीं पता, क्यों, क्योंकि LAC LOC इसके बारे में हम जानते रहते हैं, सियाचिन डिस्प्यूट हो गया हमारा, ओके, और भी अलग डिस्प्यूट है, मगर सर क्रीक डिस्प्यूट भी जो कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कि गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। बतेरों को तो ये भी नहीं पता होगा कि नॉर्मली नहीं पता होता, नॉर्मल सी बात है, तो पता कर ले कि गुजरात और पाकिस्तान की सीमा भी आपस में लगती हैं, ठीक है, और जहां लगती हैं वहीं सर क्रीक का डिस्प्यूट बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न हमने अगले प्रश्न को जाएंगे, IMF ने विश्व की विकास दर 3% घटा के कितने परसेंट कर दी है। जो IMF है एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओके। इसने अभी हाल में जो वर्ल्ड की ग्रोथ रेट है उसको घटाकर 3% से 2.9 कर दिया है, ठीक है।
तो इसने 0.1% जो ग्रोथ रेट थी विश्व की घटा दी है 2024 के लिए। 2023 में अलग ये 3% ये एस्टिमेट रखा गया है, 2024 में इसको 2.9% का एस्टिमेट रखा गया है, ठीक है। इसके साथ ही इसने इन्फ्लेशन रेट को भी घटा दिया है। इन्फ्लेशन रेट जो कि 6.7 थी वो अब घटाकर 5.9% कर दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट बस ये याद रखो कि इसने जो ग्रोथ रेट ऑफ वर्ल्ड है यानी विश्व की विकास दर है उसे घटाकर 2.9% कर दिया 2024 के लिए, ओके। अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि IMF क्या है। IMF जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो उसकी स्थापना कब की गई थी? उसकी स्थापना 1945 में की गई थी। किस कन्वेंशन के तहत की गई थी? एक कन्वेंशन होता है ब्रेटन वुड कन्वेंशन 1945, ठीक है। उसके तहत 2 इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। पहला था IMF, दूसरा था वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों की ही हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थापित किए गए थे? दोनों के ही हेडक्वार्टर आपके वाशिंगटन DC USA में स्थापित किए गए थे, ओके। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पाया जाता है? IMF का वाशिंगटन DC में पाया जाता है। कब स्थापित किया गया था? 1945 में स्थापित किया गया था, ओके। और इसने भी काल दर, IMF ने काल दर कितनी निर्धारित की? 2024 के लिए 2.9% निर्धारित की है, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ का सारा खेल खत्म। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपने। अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट भारत और किस देश के बीच में शुरू किया है? देखो, जो अगरतला अखौरा रेल प्रोजेक्ट एक रेल प्रोजेक्ट है, यानी कि रेल चलाई जाएगी अगरतला से अखौरा के लिए, ओके। तो ये भारत और कौन सा देश? बांग्लादेश। 2 देश हैं, भारत और बांग्लादेश, ठीक है, पड़ोसी देश हैं। उन दोनों के बीच में चलाया गया है अगरतला अखौरा रेलवे प्रोजेक्ट। इतने याद कर लेना बहुत है, ओके। हालांकि इसके बारे में और जानकारी के लिए ये है कि जो अगरतला और बांग्लादेश अखौरा, अगरतला हमारी खुद की राजधानी है, ओके। तो अगरतला और से अखौरा के लिए जब जाएंगे बांग्लादेश से, और फिर अखौरा से कोलकाता के लिए जाएंगे, तो इसकी डिस्टेंस जो कि पहले 31 घंटे होती थी वो घट के इस अखौरा अगरतला रेलवे प्रोजेक्ट के तहत इसकी डिस्टेंस घटकर 10 किलोमीटर 31 घंटे होती थी, वो घटकर 10 घंटे ही रह जाएगी, ओके। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है? इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो बांग्लादेश है वह भारत का एकमात्र, जो वह भारत के साथ बाउंड्री शेयर करना, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करने वाला, सबसे बड़ी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करने वाला देश है, ठीक है। यानी कि सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है, सबसे बड़ी लंबी सीमा रेखा जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, वो किसके साथ लगी हुई है? बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, ठीक है। 4096 किलोमीटर हमारी बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, ओके। इसके अलावा एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ, अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? बाउंड्री लाइन है, उसे 0 डिग्री लाइन से नाम से जाना जाता है। अक्सर क्वेश्चन आता रहता है कि अब वैसे तो आपको बताऊंगे कि आपके डूरंट रेखा के किसके बीच में है, या फिर मैकमोहन रेखा किसके बीच में है, ठीक है। इसके अलावा LOC LAC किसके बीच में है, मगर 0 लाइन रेखा, ये अक्सर नहीं पता होता बच्चों को कि 0 लाइन रेखा जो है वह भारत और बांग्लादेश के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, ठीक है, जो कि त्रिपुरा राज्य में बनाई गई है, ओके। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बांग्लादेश की यहाँ एक डेल्टा पाया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा, जो कि अपने सुंदरी वनों के लिए फेमस है। सुंदरी वन कौन से होते हैं? मैंग्रोव वन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे ज्यादा लंबी रेखा कौन सी है? वो हमारी भारत और बांग्लादेश के बीच में भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, ओके। नेक्स्ट त्रिपुरा एकमात्र राज्य जो कि 3 ओर से घिरा हुआ, तथा नेक्स्ट जो 0 डिग्री लाइन है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट सुंदरवन डेल्टा जो कि उसके सबसे बड़ा डेल्टा है, वो कहाँ पाया जाता है? भारत और बांग्लादेश की सम्मिलित क्षेत्र पाया जाता है, ओके। इसके बाद हम यदि आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, विकसित देश संकल्प यात्रा कब से शुरू की जा रही है? देखो, एक यात्रा शुरू की जा रही है भारत सरकार द्वारा, जिसे हम विकसित देश संकल्प यात्रा, ये इंपोर्टेंट नाम है, याद कर लो,
ठीक है। विकसित देश संकल्प यात्रा के नाम के नाम से शुरू कर रहे हैं यात्रा, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये भारत सरकार की योजनाओं, जो वेलफेयर योजना 20 सेंट्रल फ्लैगशिप स्कीम, उनकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की जा रही है, ये यात्रा शुरू की जा रही है, विकसित देश संकल्प यात्रा। तो विकसित देश संकल्प यात्रा किस तिथि को जारी की जा रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 15 नवंबर को जारी की जा रही है। 15 नवंबर को क्या खास बात है? 15 नवंबर को हमारे आदिवासी जो ट्राइबल कम्युनिटी, उनके मसीहा, उनके जो कोड हैं, बिरसा मुंडा, ठीक है, उनका जन्मदिन होता है। बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को मनाया जाता है। इस वजह से ही जो विकसित देश संकल्प यात्रा है, उसकी शुरुआत भी हम 15 नवंबर को भारत सरकार कर रही है, ठीक है। ये क्यों कर रही है? क्योंकि 20 फ्लैगशिप योजनाओं को अपना अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाएगी पूरे देश में। कितने दिन की यात्रा होगी? ये 72 दिनों की यात्रा होगी, ठीक है। 72 दिनों का अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जो व्यक्ति नहीं योजनाओं को लाभ उठा पा रहे हैं, उनको उसके बारे में जागरूक करना है। यानी कि इसकी थीम ही यही है कि रीच टू द अनरीच पीपल, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो बिरसा मुंडा वर्ड आया है या बिरसा मुंडा का नाम आया है, वो कौन थे? वो आदिवासी को मसीहा थे। क्यों थे आदिवासी मसीहा? क्योंकि एक अंग्रेजों के समय में एक विद्रोह हुआ था, हो और मुंडा विद्रोह। हो जो विद्रोह हुआ था वो 1920 से 22 के आसपास हुआ था, तथा वो 1937 से 40 तक वो खत्म कर दिया गया था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लड़ाई हुई थी। इसके बाद एक विद्रोह हुआ था बाद में जनजातियों का ही, मुंडा विद्रोह, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था वो 1869 में होता है वैसे तो शुरुआत, ठीक है। और 1869 में शुरुआत कैसे होती है? 1869 में बिरसा मुंडा एक व्यक्ति थे जो कि आदिवासी थे, ठीक है। उन्होंने अंग्रेजों के सितम से बचने के लिए जमींदार व्यवस्था, साहूकार व्यवस्था और अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं का शोषण से बचने के लिए अपनी जनजातियों को संगठित किया, मुंडा जनजातियों को संगठित किया। कहाँ पर? ये क्या था? छोटा नागपुर प्रदेश में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के एरिया में, ठीक है, अपने जनजातियों को झारखंड जो क्षेत्र, सॉरी झारखंड क्षेत्र में अपनी जनजातियों को, छोटा नागपुर प्रदेश में अपनी जनजातियों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों को लड़ने के लिए इकट्ठा किया तथा एक आंदोलन खड़ा किया जो कि मुंडा विद्रोह कहलाता है। मुंडा विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? बिरसा मुंडा ने की थी। आंदोलन का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। और ये जो मेन हुआ था, मेन अपने पीक पे पहुंचा था विद्रोह 1899 से 1900 में किया गया, अपने पीक पे पहुंचा था। इसलिए इसकी शुरुआत, मुंडा विद्रोह की शुरुआत भी 1899 से 1900 के बीच में, 1900 के टाइम बताई जाती है, ठीक है। तो उस समय आदिवासियों के लिए लड़ाई लड़ी थी किसने? मुंडा ने, बिरसा मुंडा ने। और कुछ बाद में शहीद हो गए थे वो, ठीक है। शहीद हो गए, फिर सरकार ने जो मुंडा प्रजाति है उनके लिए स्पेशल रियायतें भी दी थी, ठीक है। इसलिए जो बिरसा मुंडा थे उनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, आदिवासियों का गॉड कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन हो जाता है, विकसित देश संकल्प यात्रा कब शुरू है? 15 नवंबर को से आगे। किसका बर्थडे है ये? बिरसा मुंडा का बर्थडे है। बिरसा मुंडा कौन थे? आदिवासियों के भगवान या मसीहा थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? मुंडा विद्रोह किया था, ओके। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे देश का प्रथम राज्य जिसने प्रत्येक जिले में हॉलमार्क केंद्र खोला है। देश का प्रथम राज्य जिसने प्रत्येक जिले में हॉलमार्क केंद्र खोला हुआ हमारा केरल राज्य है। अब देखो हॉलमार्क केंद्र क्या होते हैं? हॉलमार्क केंद्र ऐसे केंद्र होते हैं जो कि सोने को सत्यापित करते हैं, ठीक है, हॉलमार्क देते हैं। भारत सरकार के BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के तहत प्रत्येक 2 ग्राम कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जो कि सोने की बनी हुई है, ठीक है, उससे ऊपर की वस्तु के लिए हॉलमार्क अनिवार्य है, ठीक है। याद रखो 2 ग्राम वस्तु जो कि सोने से बनी हुई है, उसकी सत्यापन के लिए, उसकी जो प्रमाणिकता है उसे साबित करने के लिए हॉलमार्क देना अनिवार्य है, ठीक है। ये अलग अलग सेंटरों भी दिए जाते हैं, हर कहीं नहीं दिए जाते, भारत सरकार द्वारा नहीं आते, जो भारत सरकार के सेंटर है उनके द्वारा दिए जाते हैं। और केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में, कितने डिस्ट्रिक्ट है केरल में? 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिला है केरल में, उनमें हर किसी में हॉलमार्क केंद्र खोले गए हैं। किसके द्वारा? केरल सरकार द्वारा खोले गए हैं, ओके। तो वो एकमात्र राज्य कौन सा बन गया? केरल बन गया है। अब यदि हम केरल की बात करें तो केरल हमारा देश का सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है, ठीक है। सबसे ज्यादा मोस्ट लिटरेसी जो पाई जाती है वो हमारी कहाँ पाई जाती है? वो केरल में पाई जाती है। केरल में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरल सबसे ज्यादा टॉप पे रहता है, ठीक है। ये चीज कुछ इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है केरल की जो कि हमें पता होनी चाहिए, ओके। इसके अलावा आगे देखेंगे वो जो भी आएगा आगे, ठीक है। आज के लिए इतनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 2000 छठा क्वेश्चन है हमारा, छठा प्रश्न है, 2023 का प्रतिष्ठित बेलन डी और सम्मान किसे प्रदान किया गया है? देखो दोस्तों, बेलन डी और सम्मान जो होता है फुटबॉल का एक प्रतिष्ठित सम्मान होता है, ठीक है, गोल्डन बॉल सम्मान भी कहते हैं इसे। तो ये किसे प्रदान किया गया है 2023 का? लियोनेल मेसी, जो कि इंटरनेशनल फेमस फुटबॉलर है और अर्जेंटीना की टीम की तरफ से खेलते हैं, ठीक है। लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है गोल्डन बेलन डी और अवार्ड, ठीक है। तो बेलन डी और अवार्ड जो लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है, अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं। इंपॉर्टेंट ये है, इन्होंने 2022 में अर्जेंटीना को की टीम को एक तरीके से जिताकर वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। वर्ल्ड कप 2022 से किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। किसे हरा के जीता? फ्रांस को हरा के जीता। इसका नेतृत्व मैक्सिमम अधिकतर किसने किया था? ये लियोनेल मेसी ने किया था। इसलिए इनको जो है बेलन डी अवार्ड दिया गया है। इसके साथ बेलन डी अवार्ड लियोनेल मेसी के साथ एक व्यक्ति और है, एंटेना, ठीक है दोस्तों। एंटेना बोनमार्टी, एंटेना बोनमार्टी एक व्यक्ति और है लियोनेल मेसी के साथ, जिन्हें सम्मिलित, दोनों को इनको सम्मिलित रूप से बेलन डी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम यदि बात करें अगले प्रश्न पे चलते हैं। चाइना ने श्रीलंका का अपना अनुसंधान पोत भेजा है, इसका क्या नाम है? देखो, चाइना ने अपने श्रीलंका में अपना एक अनुसंधान पोत भेजा है। ध्यान रखो कौन सा पोत है, वो कोई युद्ध पोत नहीं है, ये अनुसंधान पोत है, जो कि वहाँ पर स्थान पर जलवायु या मौसमिक, ठीक है, और स्थानीय अनुसंधान करेगा। मगर चाइना इसके पीछे और क्या क्या करता है वो चाइना को पता है और हमें पता है, ठीक है। तो इनने अपना एक अनुसंधान पोत भेजा है। कहाँ भेजा है? श्रीलंका में भेजा है। किस नाम का है ये? साइन, ठीक है। ये किस नाम से है? ये सियान 6 नाम से, सॉरी किस नाम से दोस्तों? सियान 6 नाम का एक अनुसंधान पोत चाइना द्वारा कहाँ भेजा गया? श्रीलंका में भेजा गया, ठीक है। श्रीलंका का एक बंदरगाह है जो कि लीज पे श्रीलंका ने चाइना को दे रखा है, उसका नाम है हम्बनटोटा, ठीक है। श्रीलंका का कौन सा पोर्ट है? हम्बनटोटा एक पोर्ट है जो कि श्रीलंका ने चाइना को किस पे दे रखा है? लीज पे दे रखा है, ओके। तो चाइना एक पॉलिसी अडॉप्ट करता है, एक पॉलिसी को फॉलो करता है, उसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी के तहत क्या कर रहा है वो? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी के तहत वो भारत को महासागर में, हिंद महासागर में घेर रहा है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी कहते हैं। इसके तहत वो जगह जगह आपको म्यांमार में, ठीक है, और श्रीलंका में, ओमान में, ठीक है, जिबूती में, यहाँ पर अपने अपने जो सेंटर हैं, सैनिकी सेंटर, अनुसंधान सेंटर स्थापित कर रहा है और भारत को चारों ओर से घेरने की नीति अपना रहा है। इस नीति को क्या कहा गया है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी कहा गया है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति कहा गया है, ठीक है। इसके तहत ही चाइना ने अभी फिर से एक्टिविटी बढ़ाकर एक शिप भेजा है जिसको हम सियान 6 नाम का पोत कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। अब इतना बहुत है चाइना के बारे में, ओके। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न है आज हमारा, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? नॉर्मली आपको पता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वह हमारे जो यूनिटी मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, उनके जो जन्मदिन था उसके उपलक्ष्य में हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसमें हम राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देने के संबंधित कार्य करते हैं। और ये कब मनाया जाता है? ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि इस समय हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि आयरन मैन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहलाते हैं, उनका जन्मदिन होता है। उनका जन्मदिन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 में उनका जन्म हुआ था, ठीक है दोस्तों। आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित इम्पोर्टेंट चीज आपकी यूनिटी ऑफ स्टैच्यू है, जो कि केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में, जो कि 182 मीटर ऊंची है। और इसके एकदम अलग इन्होंने बारदोली विद्रोह किया था, जहाँ पर इन्हें सरदार की उपाधि वहाँ की बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी। इसके अलावा यहाँ पर जो केवड़िया डिस्ट्रिक्ट है, इसके अलावा इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत की जो 565 रियासत थे उनको सम्मिलित करके एक भारत में लाया था, ठीक है। इसके अलावा इनको ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में किसने 20 किलोमीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। जो हमारे 37वें राष्ट्रीय खेल हैं उनका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? उनका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। उनका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। वहाँ पर अब एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनने हैं। एक तो 20 किलोमीटर की दौड़ में किसने क्या बनाया था? तो एक प्रियंका गोयल है जो कि कहाँ के? उत्तर प्रदेश की। उन्होंने
20 किलोमीटर की दौड़ 1 घंटा 36 मिनट और 35 सेकंड में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण में गोल्ड मेडल जीता है 20 किलोमीटर की दौड़ में। ध्यान का 110 मीटर की दौड़ में एक शेरशाह है तेज अशोका शेरशाह जो कि महाराष्ट्र के, उन्होंने भी नेशनल रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 13.2 सेकंड में 110 मीटर की दौड़ लगाकर अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, कौन है? तेज अशोका शेरशाह जो कि महाराष्ट्र के हैं। इसके अलावा 100 मीटर की दौड़ में, ठीक है, 100 मीटर की दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, आपकी गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? ये जीता है आपका जो ज्योति योराजी है। ठीक है, ज्योति योराजी ने 100 मीटर की दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड नेशनल रिकॉर्ड नहीं बनाया, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता फिलहाल 100 मीटर की दौड़ में। ठीक है, ज्योति योराजी। ठीक है, तो 100 मीटर वाला ज्योति योराजी, 110 मीटर वाला तेज अशोका शेरशाह, और इसके बाद 20 किलोमीटर वाला, 20 किलोमीटर में जो नेशनल रिकॉर्ड बनाया वो किन्होंने? प्रियंका गोयल ने। प्रियंका गोयल उत्तर प्रदेश की है। जो तेज अशोका शेरशाह है वो हमारे महाराष्ट्र के हैं। इसके अलावा जो हमारे लास्ट है जो 100 मीटर की सबसे छोटी दौड़ है, ठीक है, उसमें हमारा कौन है? ज्योति योराजी। ठीक है, उन्होंने हमारा गोल्ड मेडल जीता है। तो ये 37वें राष्ट्रीय खेल की बात हो रही है जो कि गोवा में अभी चल रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। फर्म फेयरवर्क इंडिया रिपोर्ट 2023 से आएगी। फर्म फेयरवर्क इंडिया रिपोर्ट 2023 जारी की है, IIITB ने जारी की है। क्या है ये? इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु है, बेंगलुरु में स्थापित है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, उन्होंने जारी किया है फर्म फेयरवर्क इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, इसमें किसने टॉप करा है? इसने बिग बास्केट जो कि किसी कंपनी है जो कि टाटा समूह की कंपनी है, उसने टॉप किया है। ये किससे संबंधित है? ये फर्म फेयरवर्क रिपोर्ट ये गिग वर्कर से संबंधित है। गिग वर्कर किसे कहते हैं? गिग वर्कर उन व्यक्तियों को कहते हैं जो कि अस्थायी रूप से समय समय पर एक कॉन्ट्रैक्ट बेस काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जोमेटो वाले एक समय जब वो चाहेंगे वो अपना ड्यूटी ज्वाइन करके उसमें काम करेंगे और जब चाहेंगे वो निकल जाएंगे। कंपनी के उनका कोई लेना देना नहीं, वो नॉर्मली अपनी सेवा देंगे और पैसे ग्राहक से पैसे लेंगे, उसका कुछ पोर्शन कंपनी को जाता है और वो कुछ वो अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो गिग वर्कर होते हैं ये डायरेक्ट कंपनी से कोई इनका कॉन्टेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट कंपनी से कोई लेन देन नहीं होता, सिर्फ अपनी सेवा देते हैं और एक समय में अपनी सेवा देते हैं और किसी भी समय वो निकल जाते हैं। इनकी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता, इनकी कोई अर्निंग का कोई टारगेट नहीं होता है, वर्क का कोई टारगेट नहीं होता। जब ये आते हैं, जब मर्जी आते हैं, जब मर्जी चले जाते हैं। ठीक है, तो गिग वर्कर उन्हें कहते हैं। गिग वर्कर से संबंधित जो रिपोर्ट जारी की जाती है फर्म फेयरवर्क रिपोर्ट, ये किसके द्वारा की जाती है? IIT द्वारा, बेंगलुरु द्वारा की जाती है, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा की जाती है। ठीक है, इसमें किसने टॉप कराया? इसने बिग बास्केट जो कि टाटा समूह कंपनी है उसने टॉप करा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड जैसे हम यूके भी कहते हैं, में अपना द हंगर प्रोजेक्ट किसकी सहायता से शुरू किया जा रहा है? एक देश है हमारा नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे की सहायता से भारत में एक उत्तराखंड राज्य है जो कि हिमालय राज्य है, उसमें एक प्रोजेक्ट द हंगर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो भूखमरी की समस्या को खत्म करने से संबंधित एक प्रोजेक्ट है, उसको शुरू किया जा रहा है नॉर्वे की सहायता से। याद रखना किसकी सहायता है? नॉर्वे की सहायता से द हंगर प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के संबंधित यदि हम बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड एक हिमालय राज्य है जो कि हिमालय में पड़ता है तथा उत्तराखंड में भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, क्या नाम है इसका? नंदा देवी। कितनी है? कितनी ऊंची है? 7,816 मीटर ऊंची है। तथा इसके अलावा जो दो अन्य ऊंची चोटियां कौन कौन सी है? एक तो K2 है, गोडवी रोशनी कहते हैं, कहाँ पर है? काराकोरम हिमालय में। ठीक है, जो कि पीओके में पड़ता है। कितनी है इसकी हाइट? इसकी हाइट 8,611 मीटर है। क्यों? क्योंकि ये पीओके में पड़ती है, इसलिए इसे भारत का सबसे ऊंची चोटी नहीं मानती, क्योंकि पीओके में पाकिस्तान ने आजादी तरीके से भारत के कश्मीर के क्षेत्र को कब्जा रखा है। मगर जो भारत में कंट्रोल क्षेत्र है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है हमारी कंचनजुंगा। कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है सिक्किम में। कितनी ऊंची है? ये है 8,586 मीटर ऊंची है। 8,586 मीटर ऊंची है। तीसरे नंबर की हमारी नंदा देवी है जो कि 7,816 मीटर है, जो कि कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, फ्लोर वैली, फूल हुई घाटी।
फूलों की घाटी कहाँ पर पाई जाती है? हमारी उत्तराखंड में पड़ती है। उत्तराखंड में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि खोला गया था। ठीक है, अब इसके अलावा चलते हैं आगे और अपने अन्य प्रश्न की ओर। मेरा होक्चुबा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? देखो, मेरा होक्चुबा त्योहार तो मणिपुर में मनाया गया है। इम्फॉल इसकी राजधानी है और वहाँ के सीएम जो हैं बीएन सिंह, उनके द्वारा हमारा मेरा होक्चुबा त्योहार मनाया गया है, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है मणिपुर, उसमें। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज जो क्वेश्चन में आती है मणिपुर के बारे में कि ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ भी मेरा होक्चुबा त्योहार कब आया था, तो करंट अफेयर का। इससे अलग जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो क्या क्या हो सकते हैं मणिपुर से। मणिपुर में एक लेक पाई जाती है जिसे हम लोकटक लेक कहते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है? ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट है ग्लेपचू कामजाऊ। लेपचू कामजाऊ एक नेशनल पार्क है जो कि विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जिसका एरिया 40 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका। ये एक नेशनल पार्क है जो कि फ्लोटिंग है, तैरती अवस्था में। आप ये खुद इमेजिन करो, 40 किलोमीटर का एक एरिया है जो कि तैर रहा है। ठीक है, इस एरिया को हम नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और ये विश्व का एकमात्र एक नेशनल पार्क है जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक, केबुल लामजाऊ इसका क्या नाम है? केबुल लामजाऊ, जो कि कहाँ पर है? मणिपुर में। मणिपुर में कहाँ पर? लोकटक झील के अंदर। ठीक है, एरिया 40 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज को इम्पोर्टेंट है कि मणिपुर में मेरा होक्चुबा त्योहार बनाया गया है। इसमें और क्या इम्पोर्टेंट है? इसमें इम्पोर्टेंट है हमारा एक लेक। कौन सी लेक है? आपकी लोकटक लेक है। क्या है खासियत? कि ये नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। इसके अलावा यहाँ पर केबुल लामजाऊ नेशनल पार्क पाया जाता है, जो कि क्या है? जो कि विश्व का एकमात्र तीर्थवा नेशनल पार्क है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपोलो 17 से प्राप्त मृदा नमूनों से प्राप्त जानकारी में चांद की आयु कितनी अधिक बताई गई है? देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये आएगा कि अपोलो 17 से प्राप्त नमूनों के आधार पर चांद की आयु अब कितनी और अधिक बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो चांद की आयु 40 मिलियन वर्ष और अधिक बढ़ाई गई है। पहले चांद की आयु कितनी होती थी? पहले चांद की आयु जो बताई गई थी 4.2 जो पृथ्वी की आयु बताई गई है वो 4.6 बताई गई है, और जो चांद की आयु बताई गई है वो 4.2 बिलियन ईयर्स बताई गई है। ठीक है, यानी कि चांद से पृथ्वी से तकरीबन देखा जाए तो ये 40 करोड़ साल कम बताई गई है। ठीक है, जो चांद की आयु 40 करोड़ साल बाद हमारा चांद, जो बिग जायंट थ्योरी के तहत एक पिंड था जो कि पृथ्वी से टकराया था, जिसका नाम था थिया। ठीक है, इसका नाम था थिया पृथ्वी से टकराया तो एक पिंड अलग हो गया, जिससे हमारा चांद बना। ये कब हुआ था? ये हुआ था 40 करोड़ साल बाद। ठीक है, तो अब वर्तमान में एक और स्टडी हुई है जो कि हम अपोलो 17 से जो चांद से मृदा लेके आए थे, उसमें हमने एक यूरेनियम डेटिंग के तहत हमने चांद की आयु का निर्धारण किया है। तो इसकी उम्र अब 40 करोड़ साल और 4 करोड़ साल और अधिक बताई गई है। तो अब वर्तमान में इसकी आयु 4.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड बताई गई है, ना कि 4.2 बिलियन ईयर्स ओल्ड। ठीक है दोस्तों, तो नॉर्मली ये याद रखो कि अपोलो 17 जो कि एक चांद भेजा गया मिशन था, उसके तहत आयु कितनी और अधिक बढ़ गई? 40 मिलियन ईयर्स से बढ़ गई है। ठीक है, 40 मिलियन ईयर्स बढ़ गई है। ठीक है, इसके अलावा जो अपोलो 17 के बारे में बात करें, ये इसकी क्या खास बात है? इसकी खास बात यह है कि ये विश्व का अंतिम ऐसा मिशन था जो कि चांद पर व्यक्ति को लेके गया था। पहला मिशन क्या होता? पहला मिशन था अपोलो 11। ठीक है, कब गया था? अपोलो 11 1969 में गया था। कौन गया था इसमें? पहला व्यक्ति जिसने चांद पर प्रथम कदम रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में अपोलो 11 के द्वारा पहला व्यक्ति था पृथ्वी का या ह्यूमन प्रजाति का जो कि जिसने चांद पर कदम रखा था। इसके अलावा दूसरा कदम किसने रखा था? ये भी क्वेश्चन चलाया था। सिर्फ 19 मिनट बाद दूसरा कदम रखा था इनके साथ ही जो एल्ड्रिन थे, अल्बर्ट एल्ड्रिन। ठीक है, अल्बर्ट बज एल्ड्रिन थे। उन्होंने सिर्फ 19 मिनट बाद चांद पे दूसरे व्यक्ति बने जो कि कदम रखा। मगर उनको कोई नहीं जानता, सिर्फ जानते पहले व्यक्ति को जिसने 19 मिनट पहले कदम रखा था, वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, मगर आप कॉम्पिटिटर हो, आपके जो पढ़ाई करने वाले हो, आपको अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। तो पहला व्यक्ति जो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, दूसरा व्यक्ति जो था वो एल्ड्रिन था। ठीक है, अल्बर्ट एल्ड्रिन। ठीक है, जिनने
कदम रखा था नील के बाद। ओके, नेक्स्ट, ये जो अपोलो 17 है, ये व्यक्ति जो आखिरी का सबसे लास्ट के व्यक्ति को ले जाने वाला मिशन बना चांद पर। जो सबसे आखिर में जो व्यक्ति गए थे वो कौन थे जिन्होंने कदम रखा था? पहले व्यक्ति तो आपको पता नहीं लास्ट में होता, सबसे अंतिम व्यक्ति कौन था जिन्होंने चांद पर कदम रखा था? वो थे हमारे चांद पर कदम रखने वाले अंतिम व्यक्ति थे यूजिन सरमन और हैरिसन स्मिथ। जो यूजिन सरमन और हैरिसन स्मिथ दो व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर सबसे अंतिम बार कदम रखा था अभी तक। ठीक है, अभी तक कौन सा मिशन के तहत गए थे? अपोलो 17 के तहत गए थे। इसके तहत कोई एक मृदा आई थी जिसमें अध्ययन करके बताया गया है यूरेनियम डेटिंग। किसके डेटिंग के तहत? कौन सी टेक्निक के तहत? यूरेनियम डेटिंग के तहत अध्ययन करके बताया गया है कि भाई ये जो आपका चांद है ये 40 मिलियन ईयर्स और पुराना है। ठीक है, ना कि पहले बना, पहले बना था, बाद में नहीं बना। ओके, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपोलो 17 आखिरी मिशन था जो कि व्यक्ति को चांद पे ले गया था। जो अंतिम व्यक्ति कौन थे? अंतिम व्यक्ति थे अरमन स्मिथ और यूजिन सरमन और हैरिसन स्मिथ, ये आपके अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें चांद की आयु की, ये तो चांद की आयु का हम जब निर्धारण करते हैं तो चांद की आयु हमारी 4.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड बताई जाती है। ठीक है, और चांद जो है, चांद की और भारत के बीच की दूरी कितनी है? चांद और भारत के बीच की दूरी हमारी 3,84,400 किलोमीटर है। तो 3,84,400 किलोमीटर एक लूनर डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो दूरी है इसमें चांद से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? ये 3 सेकंड का समय लगता है। और सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं, इसको एक ब्रह्मांडीय कहने के एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, और ब्रह्मांडीय इकाई कैसे कहते हैं? जो हमारी गैलेक्सी है उसके केंद्र और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसे ब्रह्मांडीय इकाई कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांडीय इकाई, खगोलीय इकाई, सूर्य और पृथ्वी के बीच की खगोलीय इकाई कहते हैं। लाइट ईयर किसे कहते हैं? लाइट प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? लाइट ईयर जो होता है वो एक दूरी का मापक होता है तथा एक साल में जो प्रकाश द्वारा की दूरी होती है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। इसके अलावा हम पार्सेक की बात करते हैं। पार्सेक कितना होता है? पार्सेक हमारा 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर हमारा एक पार्सेक होता है। ठीक है, ये भी एक जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है डिस्टेंस को मेजर करने की। तो इसमें 3-4 यूनिट आती हैं इंपॉर्टेंट, एक ब्रह्मांडीय कॉस्मिक यूनिट, एक हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, एक हमारी लूनर डिस्टेंस है, एक हमारी लाइट ईयर है, और चौथा हमारा पांचवा हमारा जो है वो पार्सेक यूनिट है। ठीक है, तो ये यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए, अक्सर क्वेश्चन में आ जाती है। ओके, नेक्स्ट, हमूम चक्रवात अभी हाल में कहाँ आया है? ठीक है, हमूम चक्रवात जो है दोस्तों, हमूम चक्रवात जो है वो बंगाली खाड़ी जो कि भारत के कंट्रोल में है, बंगाली खाड़ी में आया है। ओके, बंगाली खाड़ी में हमूम चक्रवात तो आते रहते हैं, हमूम चक्रवात आते रहते हैं वहाँ पर। तो हमूम एक चक्रवात है। चक्रवात की यदि हम बात करें तो आपको नॉर्मली ये याद रखना है कि हमूम एक चक्रवात है जो कि बंगाली खाड़ी में आया, बस इतना बहुत है इसके लिए। और फालतू में आपको इसकी इंटेंसिटी बताऊं या इसका और एरिया बताऊं या आपका कब आया, कैसा आया, क्यों आया ये बताऊं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं हमूम स्पेसिफिक साइक्लोन के केस में। मगर आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि चक्रवात कैसे कहते हैं और प्रति चक्रवात कैसे कहते हैं। चक्रवात जो होते हैं वो हमारे उत्तरी गोलार्ध में बनते हैं, और चक्रवात में जो सेंटर में लो प्रेशर होता है, यानी कि निम्न केंद्र होता है, यानी कि इसमें हवाएं जो होती हैं चारों ओर से केंद्र की ओर आती हैं और जो केंद्र पर आके वो ऊपर उठती है। ठीक है, ऊपर उठकर वो डाइवर्जेंट होता है, यानी उनका विस्तार होता है। तो इस प्रकार से जब केंद्र में आती हैं चारों तरफ से हवाएं तो उनको चक्रवात कहते हैं। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध में एंटीक्लॉकवाइज यानी कि जो दक्षिण ओर घूमते हैं। ठीक है, सॉरी उत्तरावर्त घूमते हैं, और इनको जो एंटी क्लॉकवाइज तो घूमते हैं मगर दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमते हैं। यदि हम एंटी साइक्लोन की बात करें तो एंटी साइक्लोन में बीच में लो प्रेशर न होकर हाई प्रेशर होता है और यहाँ से हवाएं बाहर की ओर निकलती है, ना कि केंद्र की ओर आती है। जो एंटी साइक्लोन होता है, एंटी साइक्लोन उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमते हैं और दक्षिण गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, और इसमें यदि हम रीजनल बेस पे साइक्लोन को क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 प्रकार के साइक्लोन पाए जाते हैं। पहला होता है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन और पोलर साइक्लोन। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो हमारे
कर्क रेखा और मकर रेखा यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उनके बीच में पाए जाते हैं। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में जो पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन के ट्रॉपिकल एरिया होता है, सिंपल सी बात है। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाते हैं। इनकी क्या खास बात है, इनकी खास बात यह है कि भाई साहब इनकी उत्पत्ति हमेशा 27 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर होती है। यहाँ पर ये महासागर ऊपर उत्पन्न होते हैं, ये इस समय पहुंचकर ये खत्म हो जाते हैं, यानी कि इनकी शक्ति समाप्त हो जाती है और ये बहुत विनाशकारी होते हैं, ठीक है। जबकि टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन स्थल और महासागर दोनों पर क्रिएट होते हो सकते हैं। सामान्य स्थिति में उनको उसमें ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं होता, मगर ज़्यादा विनाशकारी नहीं होते टेम्परेट साइक्लोन, और उनमें हवाएं बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं होती, ओके, मगर वो विशाल क्षेत्र में होते हैं। तो कुछ टेम्परेट साइक्लोन जो कि अधिक अक्षांश से यानी कि 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर और 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश से नीचे क्रिएट होते हैं, जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, ठीक है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन इन दोनों के बीच में क्रिएट होते हैं, ओके। डिजिटल बोर्ड होता तो बहुत अच्छे फिगर दिखा के मैं आपको बता सकता था कि ये इसमें क्या डिफरेंस है, मगर नहीं है, तो ऐसे ही सुन लो, ठीक है। ऐसे भी सुनने वाला बंदा समझ सकता है, ओके। ऐसी कोई बात नहीं है कि भैया डिजिटल बोर्ड या बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी या 3D 4D से ही हम समझेंगे, ओके। नेक्स्ट, जो साइक्लोन की बात कर रहे थे, साइक्लोन क्या होते हैं, साइक्लोन कहाँ पर क्रिएट होते हैं, साइक्लोन के अलग अलग नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब क्वेश्चन में आपको यही आएगा, क्वेश्चन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आएगा कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के अंदर होता है, ले प्रेशर किस्म होता है, हाई प्रेशर सेंटर किस्म होता है, लो प्रेशर सेंटर किस्म होता है, या फिर आपका जो तेज हवाएं किस्म चलती हैं, या फिर विनाशक कौन होता है, ठीक है। ये आएगा जो कि जो सबसे ज़्यादा जो शांत है, जो शांत स्वभाव का है, जो हवा को और फेंकता है, निकालता है, लाता नहीं है, उसमें हवाएं आती नहीं है, ठीक है। तो होता है हमारा टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर शांति पाई जाती है। यहाँ पर जो है तूफान आंधी आती रहती है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हवाएं भागती हुई आती हैं सेंटर की ओर। तो यहाँ पर हमारा जो जिसमें हम हिंदुस्तान रहते हैं ट्रॉपिकल एरिया में, वहाँ पर हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, जो कि मुंबई क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन है, कहाँ पर आया है, आपका बंगाली खाड़ी में आया है, ठीक है। साइक्लोन को अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है। इसमें पहला जो हमारा है आपका टाइफून, जो कि हमारा हिंद महासागर में आता है, जो हमारे जो साउथ ईस्ट आइलैंड कंट्रीज है उसमें हमारा टाइफून के नाम जाना जाता है। जो हमारा साउथ चाइना सी है उसमें जाना जाता है, हमारा जापान के पास हमारा टाइफून के नाम से साइक्लोन को जाना जाता है। विली विलीज ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में हमारा विली विलीज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हमारे कैरिबियन आइलैंड में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है, और उत्तरी अटलांटिक महासागर में से टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है, इसको आपको बताना चाहिए कि कहाँ पे किस नाम जाना जाता है। पैसिफिक या ईस्ट पैसिफिक में हम देखेंगे हरिकेन, अटलांटिक में देखेंगे हम, या ईस्टर्न अमेरिका में देखेंगे हम, इसे टोर्नेडो कहा जाता है, और चाइना में देखेंगे हम इसे टाइफून, जापान में इसे टाइफून कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में से विली विलीज कहा जाता है, ठीक है। चक्रवात का चैप्टर यहाँ पर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज से हमारा सतर्कता सप्ताह विजिलेंस वीक 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है। तो विजिलेंस वीक जिसे हम सतर्कता सप्ताह कहते हैं, उसका आयोजन 31 अक्टूबर से 5 नवंबर के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन क्यों किया जाता है, सतर्कता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। करप्शन, सतर्कता क्या होती है कि करप्शन के विरुद्ध आप कार्य करें, करप्शन सपोर्ट में कोई कार्य न करें, इसे सतर्कता कहते हैं, ठीक है। सतर्कता के लिए एक भारत सरकार ने सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया था। कब किया गया था, 1964 में किया गया था। किसकी समिति के अनुशंसा पे किया गया था, तो संथानम समिति, जो कि 1962-64 में बनी थी। किसके आधार पर बनी थी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए बनाई गई थी, यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, निवारण के लिए बनाई गई थी। के संथानम समिति ने रिकमेंड किया था कि भाई एक सेंट्रल लेवल पे कमीशन होना चाहिए जो कि करप्शन को रोके, ठीक है। जिसके आधार पर 1964 में सरकार ने एक CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कर दिया था, ठीक है। बाद में इसे 2003 में पहले तो एक ऑर्डर के तहत बनाया था, बाद में इसे एक अधिनियम लाया गया था, केंद्रीय सतर्कता अधिनियम 2003 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब भी ये संवैधानिक नहीं है, इसके बारे में कोई संविधान में उल्लेख नहीं है, मगर इसे एक अधिनियम के तहत इसे स्थापित किया गया, तो इसे एक संवैधानिक लीगल अथॉरिटी के रूप में एक दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपाल करता है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है इसके जो सदस्य होते हैं, जो कि एक अध्यक्ष और 2
अन्य व्यक्ति होते हैं, यानी 2 आयुक्त होते हैं और एक अध्यक्ष आयुक्त होता है, एक मुख्य आयुक्त होता है, ठीक है। टोटल 3 सदस्य होते हैं। इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। हटा भी कौन सकता है? वो हटा भी राष्ट्रपति सकता है, ठीक है। और कितने सालों के लिए करता है नियुक्ति? 4 साल या फिर 65 साल की आयु, दोनों से जो भी पहले हो जाए उसके उतनी अवधि के लिए हमारी इनके सदस्यों की नियुक्ति होती है। इनके पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं? इनके पास यूपीएससी मेंबर जो होते हैं उनके बराबर वेतन उनको प्राप्त होता है, ठीक है। वेतन भत्ते उनके यूपीएससी मेंबर के अनुसार होते हैं, ठीक है। और इनके पास जो कमीशन होता है, इनके पास एक न्यायालय, दीवानी न्यायालय की शक्ति होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतनी करंट अफेयर काफ़ी है। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आप करंट अफेयर तो कर ही रहे हैं, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी करिए, ठीक है। जीएस का मतलब सिर्फ करंट अफेयर नहीं है, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक भी जितना कवर हो जाए उतना अच्छा है। और मैं आपको ज़्यादातर यही फोकस करूंगा कि आपका करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी अधिकतर कंप्लीट होता रहे या फिर रिवाइज होता रहे, ठीक है। जो मैंने बताया उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं आप, उसको बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं अपने माइंड में, ओके। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।